जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग भारत के प्रमुख पठार की चर्चा करेंगे। पठार का मतलब प्लेट्यू है ना। आप यहाँ पर भारत के मैप में देख सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पठार स्थित। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये है मालवा का पठार है ना, ये रहा है ना। मालवा के ठीक आप ऊपर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बुंदेलखंड का पठार दिखाई देगा। ये नीचे है बघेलखंड का पठार है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू, मतलब छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर है शिलांग प्लेट्यू, मतलब शिलांग का पठार है ना। ये डेक्कन प्लेट्यू, मतलब दक्कन का पठार है ना। दक्कन पठार के बाद आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्नाटका प्लेट्यू, मतलब कर्नाटक का पठार है ना। यहाँ पर दिया तेलंगाना प्लेट्यू, तेलंगाना का पठार है ना। और यहाँ पर है दंडकारण्य पठार, मतलब दंडकारण्य का पठार। देखिए, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पठार हैं। तो आपने ये देख लिया, लेकिन सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि पठार होता क्या है। देखिए, आपने 3 नाम सुना होगा। अगर पर्वतों की बात करेंगे तो एक नाम आप पर्वत सुनते हैं है ना, जिसे कि पर्वत है ना कहते हैं। और दूसरा नाम आपको देखने के लिए मिलेगा पहाड़ी है ना। और एक तीसरा नाम आपको देखने के लिए मिलता है पठार। इन तीनों में अंतर क्या होता है, पहले इन तीनों के अंतर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो पर्वत और पहाड़ी है, इन दोनों का जो शीर्ष होता है, इनका शीर्ष नुकीला होता है, मतलब ऐसे पिरामिड के शेप में होता है। बस पर्वत की जो हाइट होती है ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा ऊंचा होता है इसका सिर, जबकि पठारी में अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम होता है, पर्वत की तुलना में कम होता है। और वहीं पर पठार जो होता है, इसका शीर्ष नुकीला नहीं, ऐसे चपटाकार होता है, मतलब ऐसे होता है। जो ये पर्वत या पहाड़ी है ना, जब ऐसे टूट जाएगा, मान के चलिए यहाँ पर एक पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी क्या हुआ, ऐसे ऊपर से टूट गया है ना। टूटने का मतलब मान के चलिए, यहाँ पर हम इसे इरेज कर लेते हैं है ना। देखिए, ये रहा, अगर इतना ये टूट जाता है ना, ये टूट कर यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया। अब अगर आप इसके शीर्ष को देखेंगे तो ऐसे ही चपटा महसूस होगा है ना। इसका शीर्ष ऐसे चपटा दिख रहा है, मतलब समतल दिख रहा है, तो ये पठार का निर्माण करेगा। तो यही पठार है। अब पठारों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया। पठारों का वर्गीकरण, देखिए, वर्गीकरण जितने बेसिस पर आप देखेंगे उतने प्रकार का मिलेगा। सबसे पहले अंतरजात बलों से उत्पन्न पठार। तो अंतरजात बलों के आधार पर यहाँ पर 5 प्रकार के पठारों की चर्चा की गई है। अंतरा पर्वतीय पठार, अंतर पर्वत पादीय पठार, तीसरा है तटीय पठार, चौथा है गुंबदाकार पठार और 5वां है महाद्वीपीय पठार। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी पॉइंट वाइज चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे होंगे। अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, वो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर में आपको सभी लेटर्स स्मॉल लिखना है और कोई भी स्पेस नहीं रखना है, तो आपको अप टू 20% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दिया ज्वालामुखी से उत्पन्न पठार, मतलब ज्वालामुखी के आधार पर कितने पठार मिलेंगे आपको। तो ये बहिर्जात बलों से उत्पन्न पठार, इसमें देखिए जलीय पठार, वायव्य पठार, हिमानी पठार और अस्तंत पठार। इसी प्रकार जलवायु के आधार पर, देखिए जलवायु के आधार पर 3 प्रकार के पठार हैं, शुष्क पठार, आर्द्र पठार और हिम पठार। शुष्क मतलब सूखा रहेगा, आर्द्र मतलब नमी युक्त और हिम मतलब यहाँ पर बर्फ जमा रहेगा। अब आगे यहाँ पर बताया गया भारत के प्रमुख पठार। पीछे मतलब जो आपने देखा, ये विश्व में भी हो सकता है, हर जगह हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी पठारों का नाम लिखा गया, ये सब मुख्य रूप से भारत के पठार है। जिससे कि आपने पीछे मैप में भी देख रखा है। अब कुछ पठारों के नाम वहाँ पर नहीं मिले थे, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे छोटा नागपुर का पठार आपने देखा, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, मेघालय या शिलांग का पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार। तो ये भारत के कुछ प्रमुख पठार हैं है ना, जो भारत में स्थित है और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी भारत की जलवायु में, भारत के क्षेत्रों में, है ना। तो एक एक करके सबको पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, मतलब कुछ तथ्य ऐसे पॉइंट वाइज थे। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है।
देखिए प्रायद्वीपीय भारत के जो चट्टान है 3600 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित हुए, है ना। इस युग का नाम देखिए यहाँ पे दिया है कार्बोनीफेरस युग से पहले यह गोंडवाना लैंड का भाग था। देखिए गोंडवाना लैंड क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, काफ़ी आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए सबसे पहले अगर एकदम प्राचीन काल की बात करेंगे, एकदम प्राचीन में देखिए क्या होता था कि ये जैसे जल क्षेत्र है और ये भूमि क्षेत्र है। आज से करोड़ों वर्ष पहले, यहाँ पे रुकी, ये दूसरे सर्कल को थोड़ा अंदर सही से बनाते हैं, मान लीजिए, है ना। आज से करोड़ों वर्ष पहले क्या होता था कि जो भी भूमि क्षेत्र था, जैसे आज देखते हैं कहीं भूमि है कहीं जल है, ऐसा है। करोड़ों वर्ष पहले ऐसा नहीं था। जो भी भूमि क्षेत्र था सब एक जगह था और इस क्षेत्र को पैंजिया कहा जाता था। ये भूमि क्षेत्र है, मतलब जितना भी भूमि है सब एक जगह, इसे पैंजिया कहते थे, है ना। इसके बाद जो जल क्षेत्र है इसको पैंथालासा कहा जाता था। ये जो बाहर का ये क्षेत्र है ये जल क्षेत्र है, मतलब सब जल एक जगह है ना। इसको कहते थे पैंथालासा। रुके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। इसका नाम होता था पैंथालासा। अब पैंथालासा और पैंजिया, है ना, जब समय बीता धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें विभाजन हुआ, है ना। विभाजन हुआ तो विभाजन कुछ इस प्रकार हुआ। रुकिए यहाँ पे फिर से सर्कल को सेलेक्ट करते हैं, है ना। ये रहा एक, और यहाँ पे देखिए ये एक भूमि क्षेत्र ऐसे इधर चला है और दूसरा भूमि क्षेत्र ये इस तरफ आ गया, है ना। तो ये जो ऊपर वाला भूमि क्षेत्र है इसको कहा गया अंगारा लैंड, है ना। इसका नाम हो गया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड को लॉरेशिया भी कहते थे, है ना। अंगारा लैंड, इसका नाम आप लॉरेशिया भी याद रख सकते हैं। और इसे कहा गया गोंडवाना, है ना, गोंडवाना, है ना। अब देखिए जो भारत है ना, भारत इस क्षेत्र का हिस्सा था, ये गोंडवाना का हिस्सा था। फिर बाद में क्या होता है कि यही चीज़ें टूटती हैं। देखिए ये ऊपर वाला जो अंगारा लैंड है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया इसमें विभाजित होते हैं, है ना। और नीचे वाला जो गोंडवाना है ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका, इन चीज़ों में विभाजित होता है। और बाद में यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, भारत, मेडागास्कर, ये सब चीज़ें अलग होती हैं। देखिए भारत यहाँ का हिस्सा होता है ना, मतलब ये गोंडवाना का हिस्सा होता है। ये टूट करके यहाँ से धीरे धीरे अंगारा से टकराता है और यहीं पे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है और पठार का भी निर्माण होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। देखिए सीधी सी बात है, आप इतना याद रखिएगा कि पैंजिया का विभाजन होता है दो भागों में। सबसे पहले पैंजिया क्या है, ये भूमि क्षेत्र है, इसका विभाजन हुआ अंगारा और गोंडवाना में, है ना। अब इसमें जो क्या हुआ, फिर और समय जब बीता तो भारत गोंडवाना से अलग हो गया और गोंडवाना से अलग होकर अंगारा से टकरा गया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ और विभिन्न प्रकार के चट्टान निर्मित हुए। यही तथ्य यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। देखिए कि गोंडवाना का भाग होता तो बताया गया कार्बोनीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। देखिए कार्बोनीफेरस युग होता है ना, इसमें क्या होता है, दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, इनके बेसिन में कोयले का निर्माण होता है। जबकि क्रिटेशियस युग में ना ये ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी, छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां हैं। देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें चौड़ी, छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के मुख्य दो भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार इसमें दो पार्ट्स हैं, दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूमि। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों में मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मतलब जो मालवा का पठार है ये मध्य उच्च भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है। मतलब जो मध्य उच्च भूमि है ना ये पश्चिम में ज़्यादा चौड़ी, लेकिन पूर्व में आएंगे तो क्या हो जाएगी, संकीर्ण हो जाएगी, है ना। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है। मतलब देखिए यहाँ पर आप मैप में देखिए जो दक्कन का प्लेट्यू है, देखिए दक्कन का प्लेट्यू अगर आप इसको एक तरफ छोड़ देंगे, है ना, इसके बाद यहाँ पे जो पठार है ना ये अलग अलग क्षेत्रों के नाम से जाने थे, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, है ना, यही चीज़ यहाँ पर बताया गया, है ना। आगे यहाँ पर दिया गया कि दामोदर नदी घाट द्वारा अवपाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। देखिए छोटा नागपुर पठार भी इसी का भाग है। यह पठार मुख्यतः झारखंड में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में विस्तृत है ना। देखिए ये जरूर याद रखिएगा जो छोटा नागपुर पठार है कहाँ कहाँ है, झारखंड में, है ना, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में विस्तृत है। बिहार राज्य में छोटा नागपुर पठार का विस्तार नहीं है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को क्यों लिखवा दिया गया, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया होगा एमसीक्यूज में, तो वहाँ पे बिहार भी विकल्प रहा होगा, तो इसीलिए बता दिया गया कि बिहार में इसका विस्तार नहीं है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो सबसे पहले तो यही पॉइंट याद रखिएगा, दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करता है ना। देखिए सतपुड़ा की श्रृंखला उत्तर में है, महादेव, कैमूर और मैकाल ये कहाँ पर है, पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करता है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपरदन के फलस्वरूप हुआ है ना। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं जो कपास की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक खंडित एवं अपर्दित पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार, कार्बी आंगलांग पठार तथा उत्तर काचार पठार के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया और मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतिया का निर्माण करता है। दंडकारण्य क्षेत्र ओडिशा मतलब कोरापुट और कालाहांडी जिला और छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों में इतने मतलब 89,078 वर्ग किमी में फैला हुआ है। देखिए जो दंडकारण्य पठार है ये कहाँ उड़ीसा मतलब ये उड़ीसा में फैला है, छत्तीसगढ़ में फैला है और आंध्र प्रदेश में फैला है। तो जरूर याद रखिएगा दंडकारण्य कहाँ है। उड़ीसा में कोरापुट, कालाहांडी, बस्तर छत्तीसगढ़ का है, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती। लोहा, कोयला, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकते। आगे दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे होंगे। टीम के पेड कोर्स के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना है तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। आगे और बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ का क्रम है, जबकि रोहतास पठार विंध्यन का क्रम है, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम और गंगा उत्तर मैदान नवीनतम है। ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन रहा होगा, कुछ बना होगा तो इसलिए मैं यहाँ पर डेटा दिया। अब यहाँ पर दिया भारत के समुद्री तटीय राज्य और संघ शासित प्रदेश, मतलब जो भारत के समुद्री तटीय राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश हैं इसके बारे में यहाँ से कहानी शुरू होगी। देखिए कई मित्रों को ऐसा लग रहा होगा कि बड़ा कम डेटा है, तो भाई कम डेटा नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है जो पेपर में आने वाला है वही आप पढ़ना है। आपको फालतू का डेटा पढ़ के परेशान नहीं होना है। तो इसलिए जितना डेटा आपको इस PDF में मिल रहा है आप उसी को पढ़िए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। और जिन दोस्तों को ये PDF प्राप्त करनी है उसके लिए आप पीछे दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर PDF के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।